ओम साईं राम। हिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे, यानी सूरवंश को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, सूरवंश। इतिहास में हम इसे मुगलों के बीच में पढ़ते हैं। चल रहा था मुगल शासनकाल, लेकिन बीच में ये सूरवंश आता है जो 15 वर्षों के लिए रहता है, यानी ये 1540 से लेकर के आपको 1555 के बीच में मिलेगा। इस बीच में आपको इस सूरवंश के 3 शासकों को पढ़ना है। पहला तो इसका संस्थापक रहा शेरशाह सूरी, जिसे फरीद और शेर खां के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, ये शेरशाह सूरी जो रहा ये 1540 में इस वंश की स्थापना करता है और मात्र 5 वर्षों के लिए शेर खां रहता है। फिर इसके बाद में इसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह, जो जलाल के नाम से जाना जाता है, इस्लाम शाह जो जलाल के नाम से जाना जाता है, गद्दी पर बैठता है और 1545 से लेकर के 53 तक गद्दी पर रहता है, यानी 1553 तक गद्दी पर रहता है। फिर इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी रहता है सिकंदर शाह, जो गद्दी पर 1553 से लेकर 55 तक रहता है। इस समय शासन की जितनी भी शक्तियां थीं इस सिकंदर शाह के मामा के हाथों में थीं, तो उसको भी कुछ लोग शासक ही मान लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में इसका मामा था, जिसका नाम मुबारिज खां था। याद रखना, मुबारिज खां इसका नाम था और इसने उपाधि जो धारण की है वो आदिल शाह की उपाधि धारण की। उपाधि वो है आदिल शाह की। तो आदिल शाह की जो उपाधि है ये इसने धारण की। तो इस तरह करके आपको इन 3 सुल्तानों को इस सूरवंश में पढ़ना है। ध्यान से देखेंगे, पहला शेरशाह, दूसरा इस्लाम शाह और तीसरा सिकंदर शाह। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके अब आप इस वंश के पहले शासक के बारे में समझ लीजिए। अच्छा, सूरवंश के बारे में क्या समझना है जरा समझ लीजिए। कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या था इसका जीवन काल। कहा जाता है जो शेरशाह था शेरशाह, इस शेरशाह के जो पिता थे उनका नाम हसन खान था। ये सिकंदर के यहाँ जो सिकंदर लोदी गद्दी पर रहा, लोदी वंश में सिकंदर लोदी के यहाँ लोदी के दरबार में एक जागीरदार थे। इसके बाबा के बारे में कहा जाता है शेर खान के बाबा। याद रखना, उनका नाम, शेर खां के बाबा का नाम इब्राहिम खां शूर था। इब्राहिम खां शूर था और उनके बारे में कहा जाता है कि ये बहलोल लोदी के दरबार में आए थे। बहलोल लोदी के दरबार में नौकरी करते थे। नौकरी करते थे। ध्यान रखना, जो सूरवंश है इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो था ये एक अफगान था, यानी ये तीनों लोग, चाहे वो शेरशाह रहे हों या इसके पिता हसन रहे हों या इसके बाबा इब्राहिम खां रहे हों, ये सब के सब अफगान थे। याद रखना, शेरशाह के बारे में पूछा गया कि ये कौन था, तो अफगान था। तभी तो ये अफगान होने के कारण बहलोल लोदी के समय भारत में आते हैं। नहीं तो शेरशाह के बारे में कहा जाता है ये अगर अफगान नहीं है, ये अफगान नहीं है, तो फिर क्यों आखिर में लोदी के साथ आया, पहले आ जाता। अफगान था तभी तो लोदी के साथ आ रहा है, क्योंकि लोदी अफगान थे। फिर इसके बाद में कहा गया शेरशाह के बारे में जो चर्चाएं की गई उनके बारे में समझ लीजिए। याद रखना, शेरशाह के बारे में कहा जाता है किस हसन के घर शेरशाह का जन्म
1472 में हुआ। शेर शाह हेडिंग डाल लीजिए, शेर शाह सूरी, और एक एक बात को समझिए। शेर शाह सूरी यानी 1540 से लेकर के 45। इसके बारे में कहा जाता है इसका जो जन्म हुआ वो 1472 में पंजाब में हुआ, याद रखना। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि इसकी जो शिक्षा हुई वो जौनपुर से हुई। ये प्रश्न पूछा गया है वो कहाँ से पढ़कर आया था, तो अपने भारत के जिसे पूरब का सिराज कहा जाता था जौनपुर से पढ़कर आया था। इसके बाद कहा गया कि इसके जो पिता थे हसन खां, वो लोदी, सिकंदर लोदी के दरबार में नौकरी करते थे। यहीं सिकंदर लोदी के दरबार में एक बहार खां लोहानी नाम का व्यक्ति भी नौकरी करता था, यानी ये भी एक जमींदार टाइप का ही था। याद रखना इन दोनों के मित्रता थी, दोस्ती थी। किससे? हसन से, हसन खान से। यानी ये जो शेर खां है उसके पिता और इस बहार खां लोहानी के बीच दोस्ती थी। ये जो बहार खां था इसके बारे में समझ लेना, ये बिहार से था, बहार से बिहार याद रखना, इससे था। सिकंदर के यहाँ ये दोनों जब नौकरी करते थे तो इस बहार खान लोहानी ने देखा कि सिकंदर, ये हसन का जो पुत्र फरीद है वो बड़ा योग्य है। याद रखना शेर खां का मूल नाम यानी बचपन का नाम पूछा जाए, बचपन का नाम, तो याद रखना इसके बचपन का नाम फरीद था। इसी नाम से इसने शिक्षा ग्रहण की। इसका नाम शेर खां, शेर शाह कैसे पड़ा वो अभी आप देखेंगे। फिर इसके बाद में जब ये जो फरीद था ये बड़ा योग्य था तो यही देखकर ये बहार खान लोहानी इस फरीद को अपने साथ बिहार ले आते हैं। ध्यान से सुनना, अब ये पहुंच गया बिहार। जो शेर शाह सूरी था ये भी अपने भाइयों से बहुत प्रताड़ित था, यानी अपने भाइयों से इसका झगड़ा होता ही रहता था, भाइयों से इसकी कभी नहीं बनती थी शेर शाह की। तो ये भी ऊब चुका था अपने इस पिता यानी हसन के साथ रह करके। वो सोच रहा था कुछ नया मिले तो बहार खान लोहानी के साथ बिहार चला गया। याद रखना थोड़े समय बाद बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है और जैसे ही बहार खान की मृत्यु हुई वैसे ही इसने बिहार की सत्ता में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पहले तो बहार खान लोहानी की विधवा से शादी की। ध्यान रखना एक घटना यहाँ पर आपको और समझ लेनी चाहिए थी। एक बार बहार खान लोहानी जंगल में शिकार करने गए थे। याद रखना ये शिकार पर गए और कहा जाता है शिकार पर इनको एक शेर ने बुरी तरह से घायल कर दिया। कहा जाता है बहार खान लोहानी जब शिकार कर रहे थे तो शेर से एक बार चंगुल में उसके फंस गए। शेर ने इनको बुरी तरह से घायल कर दिया। आखिर में जब वो इनको मारने ही वाला था यानी इनको एक तरह से खाने ही वाला था कि तब तक से ये पहुंच गया फरीद, और इस फरीद ने अपने एक मुट्ठी के प्रहार से उस शेर की मृत्यु कर दी थी यानी हत्या कर दी थी। तब से इस बहार खान लोहानी ने इसका नाम रखा शेर खां। याद रखना इसका नाम अब पड़ा है शेर खां, उपाधि मिली। और ये दी किसने थी? बिहार के शासक बहार खान लोहानी ने। याद रहेगा। तो ये था वास्तव में शेर खां। अब इसका नाम आप शेर खां पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में जब इसने इस बहार खान लोहानी की विधवा से शादी कर ली तो बिहार की सत्ता प्राप्त कर लेता है। जैसे ही ये बिहार की सत्ता प्राप्त करता है तैसे ही याद रखना बहार खां की विधवा से शादी, विधवा तभी होगी जब बहार खान की मृत्यु होगी। वैसे ये बहार खान की विधवा से शादी कर लेता है और कहा जाता है कि इस विधवा से शादी के बाद शेर शाह के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। एक बार इसके जीवन में मोड़ आया और इसने मौके का पूरा फायदा उठाया। इसने बिहार की सत्ता को अब अपने पास ले लिया, यानी बहार खान की विधवा से जैसे ही शादी की अब ये बिहार की सत्ता हस्तगत कर ली। अब ये जैसे बिहार की सत्ता हस्तगत करता है
तो खुद को एक उपाधि देता है, ध्यान रखना, क्रम से याद रखेंगे। खुद को क्या कहा? हजरत ए आला कहा। कहने लगा मैं अब हजरत ए आला हूं, इसने ये उपाधि धारण कर ली। फिर इसके बाद में कहा जाता है जैसे इसने हजरत ए आला उपाधि धारण की, अब इसके जीवन में बहुत बुनियादी परिवर्तन आने थे। धीरे धीरे बिहार के एक तरह से अंदरूनी हिस्सों पर इसने, जो अभी गांव दूर के हिस्से थे, उन पर भी कब्जा जमाना शुरू किया, यानी बिहार पर पूरी पकड़ इसने बना ली। फिर इसके बाद में इसने धीरे धीरे कर करके बंगाल पर भी अपनी पकड़ बनानी शुरू की। इस समय हुमायूं जो था वो गुजरात अभियान पर था, यानी बहादुर शाह के विरुद्ध था। जैसे ही उसको खबर लगी कि ये जो अभी तक छोटा सा एक शासक कहा जाने वाला शेर खां बिहार में जो एक तरह से छोटी सत्ता चला रहा था, अब वो बंगाल पर भी कब्जा कर रहा है, तब उसकी आंखों की नींद टूटी और वो बंगाल अभियान पर जाता है। ध्यान रखना, तो इस तरह करके शेर खां अब बंगाल पहुंचता है। और फिर आपने पूरी कहानी देखी थी कि कैसे बंगाल पहुंचता है। हुमायूं जब पहुंचता है तो उसे चकमा दे देता है शेर खां और निकल आता है फिर बिहार। फिर इसके बाद में इन दोनों के बीच युद्ध होता है और आप सबको वो युद्ध बताया गया था कि पहला युद्ध हुमायूं वर्सेस शेर खां। शेर खां कहें या हजरत ए आला कहें, अभी इसके यही नाम है, अभी शेर शाह नाम नहीं पड़ा। ध्यान रखना, जैसे ही इसके साथ पहला युद्ध होता है, यानी चौसा बिहार का युद्ध होता है, ये युद्ध जून 1539 को लड़ा गया और इस युद्ध में हुमायूं की बुरी तरह से पराजय हुई। आप सबने देखा था, यानी हुमायूं क्या हुआ, हुमायूं की पराजय। जैसे हुमायूं की पराजय हुई, इसने खुद को शेर शाह कह दिया। अब ये शेर शाह कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है कि उसने शेर शाह की उपाधि कब धारण की, तो याद रखना इस चौसा के युद्ध के बाद। अभी आपने हुमायूं वाले टॉपिक में पिछली क्लास में समझा था कि कैसे वो शेर शाह जो अभी तक एक तरह से हुमायूं को चकमा दे करके भाग रहा था, उसने हुमायूं को पराजित कर दिया। इसी युद्ध में निजाम नाम के एक भिस्ती ने जान भी बचाई थी, पूरी कहानी आपको पता है। फिर इसके बाद में हुमायूं को अगला एक और युद्ध लड़ना होता है इससे, यानी दूसरा युद्ध जो हुमायूं वर्सेस शेर शाह के बीच लड़ा गया। अब वो शेर खां नहीं बचा, अब वो हो गया कौन, शेर शाह। इसके बाद जब ये युद्ध लड़ा गया तो वर्ष था 1540 और ये महीना था मई का। याद रखेंगे मई 1540 में ये युद्ध हुआ और इसे इतिहास में बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। रिजल्ट आपको पता ही है कि इस युद्ध में भी हुमायूं हारा और उसे भारत से जाना पड़ा। याद रखेंगे, हुमायूं हार गया और उसे भारत से जाना पड़ा। इस युद्ध के बाद 1540 के इस बेलग्राम यानी इस कन्नौज के युद्ध के बाद उसने खुद को क्या किया है, दिल्ली का बादशाह घोषित किया, दिल्ली का बादशाह कहा। तो इस तरह करके जब वो कुछ प्राप्त करता है तब वो अपने आप को कुछ कहता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्रम से पूछी गई चीजें हैं, ध्यान रखना। तो इस तरह करके हुमायूं के जीवन में कुछ ये मूल एक तरह से चीजें थी। फिर इसके बाद में उसने कई सारे और युद्ध लड़े जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला तो युद्ध उसने रायसेन के पूरनमल के खिलाफ लड़ा जो वर्ष 1543 का था। इस युद्ध में कहा जाता है इसने विश्वासघात किया रायसेन के साथ। जरा समझिएगा, रायसेन के पूरनमल
से युद्ध, ये रायसेन याद रखना एमपी में पड़ता है। फिर इसके बाद में इस रायसेन के पूरनमल के खिलाफ जब ये युद्ध लड़ता है तो रायसेन इससे युद्ध में संधि करना नहीं चाहते थे। इस शेरशाह ने कहा कि तुम मुझसे अगर संधि कर लोगे तो तुम्हारे साथ मैं विद्वेष नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारे सैनिकों को मारूंगा, और बस तुम्हें क्या करूंगा, तुमसे सिर्फ टैक्स लूंगा। तो ये वादा हुआ, और ये वादा इस शेरशाह के पुत्र कुतुब खान ने किया था जो हुमायूं के पास कब्जे में था। तो कुतुब जो था ना, कुतुब खां, याद रखना ये शेरशाह का बेटा था, शेरशाह का पुत्र। इसने कुरान की कसम खाकर के कहा था इस पूरनमल से कि मैं तुम्हारे सैनिकों को नहीं मारूंगा। जैसे ही ये बात मान लेता है रायसेन की, ये एक तरह से रायसेन के पूरनमल ने ये बात मान ली हुमायूं की, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। ध्यान रखना यहां पर इस रायसेन के पूरनमल के जो सैनिक थे, सैनिकों की हत्या करा दी। सैनिकों की हत्या करा दी। जब सैनिकों की हत्या हुई तो इसी गम में कुतुब खान ने कुरान की क्योंकि कसम खाई थी, उसको अपने पिता से बहुत गुस्सा आया और इस कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली, यानी इस शेर खां के पुत्र ने आत्महत्या कर ली। तो ये था वास्तव में रायसेन के खिलाफ किया गया, रायसेन के पूरनमल के खिलाफ किया गया 1543 का अभियान। फिर इसके बाद इसने अगले वर्ष एक और अभियान किया जो एक तरह से कह सकते हैं इसके लिए सिर्फ मौज मस्ती का अभियान था। 1544 का वर्ष इसने जोधपुर के शासक मालदेव के खिलाफ अभियान कर दिया। ये जोधपुर के शासक थे, ये राजस्थान का एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था। मालदेव के खिलाफ अभियान किया। इस अभियान के बाद इस शेर खां को बहुत बड़ी टक्कर मिली। कहा जाता है शुरुआत में मालदेव की जो सेनाएं थी वो जीत रही थी, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती, क्योंकि इसके पास कुशल तोपची थे, बंदूकें थी, और इनके पास हाथियों से लड़ा जाने वाला एक युद्ध था जो हार गए मालदेव। लेकिन इसने एक वाक्य यहाँ पर कहा कि मैंने, ये वाक्य याद रखना इतिहास में ऐसे कोटेशन के रूप में पूछा गया, शेरशाह किसने कहा है, ये शेरशाह कहता है कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपना सारा साम्राज्य, बाजरे के लिए भारत का साम्राज्य दांव पर लगा दिया। अगर ये युद्ध हार जाता तो शेर खां को भी भारत छोड़ना पड़ता या उसके साथ जो भी होता। तो इस तरह करके जो मालदेव के जो युद्ध था, यानी जोधपुर के शासक के खिलाफ, उसने जीत लिया। यानी इसने ये युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उसके लिए एक तरह से बहुत ही ये टक्कर का युद्ध था। इसने फिर कुछ और कार्य किए। कार्य ये थे कि पहले आप युद्ध देख रहे हैं तो युद्ध ही देख लीजिए। कहा जाता है इसने अपना आखिरी युद्ध, यानी अपने जीवन का आखिरी युद्ध 1545 में लड़ा, और ये उसका आखिरी युद्ध था। कहा जाता है ये कालिंदर उसकी आखिरी विजय थी। यही कालिंदर में वो गोला दाग रहा था। याद रखना प्रश्न ऐसे ही पूछा गया, गोला दागते हुए। ये उक्का कहा जाता था। याद रखना यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया कि किस शासक की उक्का दागते हुए हत्या हुई थी या मृत्यु हुई थी। याद रखना उक्का जैसे गांव में मटकियां होती हैं, दीपावली में अक्सर लोग अपने घर में मटकी लाते हैं खरीद के। तो जो मटकी होती थी उसमें बारूद भर करके सामने प्रतिद्वंदी सेना पर फेंका जाता था।
वही उक्का होता था। तो इसी तरह का एक गोला वो फेंक रहा था, जो फेंक नहीं पाया और इसके पास ही दग गया। इसी में वो बुरी तरह से घायल हो गया था और कालिंदर उसकी आखिरी विजय थी, यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद कहा गया इसका मकबरा कहाँ बनवाया जाए। तो याद रखना, मकबरा जो इसका बना है, मकबरा इसका सहसराम बिहार में बना है। इसके बारे में एक इतिहासकार हैं, इस मकबरे पर जो बात करते हैं, कानूनगो, इनको डॉक्टर कानूनगो बोलते हैं। याद रखें, डॉक्टर कानूनगो के अनुसार ये बाहर से मुस्लिम रचना है और अंदर से हिंदू रचना है। यानी ये अगर इसका मकबरा है तो इसके अंदर हिंदू है और बाहर मुस्लिम है। याद रखना, तो इस तरह का इसका एक मकबरा बनवाया गया। फिर इसके बाद में इसके बहुत सारे कार्य हैं जो आपको देखने हैं और इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, पहला तो इसके रचनात्मक कार्यों पर अगर देखा जाए तो इसने कन्नौज में शेर शाह सूर नगर बसवाया। शेर शाह सूर नगर बसाया। इसके साथ ही किला कोहना जिसे पुरानी दिल्ली कहते हैं, इसकी स्थापना भी इसने ही कराई। यानी इसकी स्थापना ये शेर खां ने ही कराई, ध्यान रखेंगे। इसी तरह पाटिलपुत्र जो वास्तव में नदियों के बहाव के कारण डूब गया था, उसको इसने बसवाया और नाम दिया पटना, जो पहले पाटिलपुत्र हुआ करता था। पाटिलपुत्र की स्थापना। तो इस तरह करके उसने कुछ रचनात्मक कार्य भी किए। फिर इसके बाद में इसने भारत की कुल 4 सड़कों का निर्माण कराया है, आपको देखना है। ध्यान से देखेंगे, इसके द्वारा बनाई गई सड़कें अगर आप भारत के मैप से देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देखेंगे, क्योंकि इस समय का जो भारत था वो थोड़ा कुछ ऐसा था। ध्यान से देखेंगे, तिब्बत का पठार हुआ करता था, ये इस समय भारत का अंग हुआ करता था, इधर से होते हुए पूरा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो सड़क बनती थी ये यहां से पहली सड़क थी। याद रखना, ब्लू कलर से पहली सड़क ये कहां से थी, याद रखना, ये बंगाल के सोनार गांव, जो लक्ष्मण सेन की प्रारंभिक राजधानी थी, सोनार गांव से चलती थी और ये ऐसे होकर के आती थी यहाँ, फिर यहाँ आगरा पहुँचती थी, आगरा से होते हुए ये इधर आ जाती थी और ये पेशावर तक चलती थी। ये हिस्सा अभी तक भारत का ही अंग था, ये ध्यान रखना, पेशावर तक ये चलती थी। फिर इसके बाद में कहा जाता है इसने दूसरी सड़क यहीं लाहौर से थोड़ी दूर स्थित मुल्तान, यहां पर जो पड़ता था, मुल्तान के लिए बनवाई। ये इसके द्वारा बनवाई गई दूसरी सड़क थी। ध्यान रखना, मैं इसे ब्लैक से आउटलाइन किए दे रहा हूं। ये इसकी जो सड़क थी वो दूसरी सड़क थी। याद रखना, पहली सड़क कौन सी थी, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद इसने तीसरी एक सड़क और बनवाई, जो आप ब्लैक कलर के पेन से ही देख लें, ये बनी थी। याद रखना, यहां आगरा से ये जाती थी जोधपुर और जोधपुर से फिर इधर आ जाती थी राजस्थान के ही क्षेत्र चित्तौड़ तक।
याद रखना, यानी तीसरी सड़क इसकी ये थी। फिर इसके बाद चौथी सड़क थी जो याद रखना आगरा से, यानी यहां से ये चौथी सड़क थी। और तीसरी सड़क कौन सी थी? तीसरी सड़क ये थी जो आगरा से चलती थी। फिर इसके बाद में आगरा से जोधपुर और चित्तौड़। फिर इसके बाद में ये आती थी यहां पर पड़ने वाला आगरा से लेकर के बुरहानपुर तक, बुरहानपुर। तो इस तरह करके इसने 4 सड़कें बनवाई। याद रखना इसकी एक सड़क जो ये सोनारगांव बंगाल से चलती थी और पेशावर तक जाती थी, इसे सड़क ए आदिल के नाम से जाना गया, यानी जीटी रोड के नाम से जाना गया। यहां पर लिख लीजिए चाहे तो आप सड़कें, मजा आ जाएगी एक एक चीज को समझ करके। पहली सड़क जो सोनारगांव से जाती थी और ये जाती थी पेशावर तक। पेपर में पूछा गया ये वर्तमान में कहां तक है, तो ध्यान रखना अब वर्तमान में ये अमृतसर तक है, यानी अपने पंजाब तक। फिर इसके बाद में कहा गया इसकी दूसरी सड़क अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखना दूसरी सड़क लाहौर से मुल्तान के बीच जाती थी। फिर इसके बाद इसने तीसरी सड़क जो बनवाई वो आगरा से जोधपुर, जोधपुर से ये चित्तौड़ के लिए थी, यानी आगरा टू चित्तौड़ थी, याद रखना। फिर इसके बाद इसकी चौथी सड़क जो थी वो आगरा से बुरहानपुर तक थी, बुरहानपुर, याद रखेंगे। तो इस तरह करके इसने ये 4 सड़कें बनवाई। इस सड़कों पे प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न ये तक पूछा गया कि ये जो सोनारगांव से पेशावर तक रोड है इसे किस नाम से जाना गया, तो इसे सड़क ए आदिल के नाम से जाना गया, सड़क ए आदिल के नाम से जाना गया। यही वर्तमान की जीटी रोड है, याद रखना जीटी रोड है, भूलना ही नहीं। और पूछा जाए जीटी रोड का निर्माण किसने कराया, तो शेरशाह सूरी। इसने इन सड़कों का निर्माण कराया और इन सड़कों के याद रखना निर्माण के साथ ही साथ इसने क्या किया, इन सड़कों के किनारों पर सराय बनवा दी, याद रखना आश्रय स्थल। तो पहला काम किया क्या, सराय बनवाई। प्रति 2 कोस पर, याद रखना 2 कोस पर, 2 कोस पर ये सराय बनवाता है। फिर इसके बाद में इसने कई और कार्य किए। पहले तो इसके रचनात्मक कार्य आपने देख लिया, अब जरा देखिए इसकी राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि इसके शासनकाल में टोडरमल नाम का एक व्यक्ति आ चुका था, याद रखना टोडरमल। वैसे तो टोडरमल की यहाँ चर्चा खास नहीं होती, टोडरमल इस्लाम शाह के समय ज़्यादा चर्चित रहते क्योंकि उस समय के वित्त मंत्री थे। याद रखना इसके राजस्व व्यवस्था में टोडरमल का बड़ा ही योगदान रहा। इन्होंने कुछ खास कार्य किए, जैसे एक राय नाम का रजिस्टर बनवाया जिसमें जितनी भी बातें होती थी कृषि से संबंधित वो सब लिखता था, राजस्व से संबंधित सब लिखता था। इसके बाद इसने किसानों को भूमि का पट्टा दिया, भूमि का पट्टा दिया और इस पट्टे की उनसे कबूलियत ले ली कि तुम्हें पट्टा दे रहे हैं लेकिन अब तुम इस पट्टे को बेचोगे नहीं और क्या नहीं करोगे। पट्टा जो होता था भूमि का टुकड़ा होता था। ध्यान रखना गांव में अभी भी जब आप जैसे प्रधानी के चुनाव आते हैं उस टाइम लोग वादे करते हैं, प्रधान जैसे लोग वो कहते हैं हम तुम्हें पट्टा कर देंगे गांव की एक हिस्से भूमि की 1 बीघे 2 बीघे। तो वो पट्टा जो होता था वो शुरुआत शेरशाह ने ही की थी। उस पट्टे के लिए कबूलियत ले लेता था कि तुम बेचोगे नहीं और इसका हर वर्ष तुम हमें वार्षिक कर भी दोगे। ठीक, इसके बाद इसने अपनी जो भूमियां थी उनको कई हिस्सों में बांटा था। फिर इसके बाद इसका जो ये राजस्व लेने का तरीका था वो भी आपको समझ में आया होगा। इसने वर्ष में 2 बार लगान चुकाने का मौका दिया है। पहला शासक था वर्ष में, ये व्यवस्था अकबर भी आगे देता है, वर्ष में 2 बार लगान चुकाओ।
आपको बताया गया इसकी राजस्व व्यवस्था, तो इसमें कहा गया कि किसानों को उसने पट्टा दे करके कहा वर्ष में तुम 2 बार लगान चुका सकते हो। फिर इसके बाद में कहा गया इसके यहाँ जो भूमि होती थी उसको इसने 3 भागों में बांट दिया। याद रखना, भूमि जो थी वो 3 हिस्सों में बटी थी। पहला भाग कहा जाता था उम्दा, जो बहुत अच्छी भूमि होती थी उसको उम्दा बोलते थे, यानी इसे अच्छी भूमि बोलते थे, जहां पर पैदावार खूब हो, जैसे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। फिर इसके बाद एक होती थी दोयम, यानी ये इसके नीचे की भूमि होती थी, यानी कुछ कम उत्पादन वाली। फिर इसके बाद में एक होती थी सोयम। ये सोयम जो थी इसमें ऊसर भूमियां जाया करती थी, यानी इसमें बहुत कम उत्पादन होता था और ये भी जरूरी नहीं था कि हर वर्ष इसमें उत्पादन हो, तो इसके लिए वो सहूलियत भी देता था। इसके साथ ही साथ उसने किसानों को तकावी नामक ऋण भी दिए। तकावी ऋण दिए। ये कार्य भी यही कर रहा है, ध्यान रखेंगे, शेरशाह ने ही किए। इसी कारण शेरशाह को पूर्व का अकबर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जब ये सब कार्य कर लेता है, यानी ऋण दे देता है, ऋण इसके पहले आप सबको बताया गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दिए हैं। किस नाम से? सोंधर नाम से ऋण वितरित किए थे, यानी दूसरा आपको सुल्तान मिलेगा जो ऋण दे रहा है, और तकावी नाम से, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, जैसे आप पीसीएस में मान लीजिए कहीं कृषि विभाग के अधिकारी बन गए, तो आपको याद तो रहेगा कम से कम कि किसानों को सबसे पहले ऋण किसने दिया, या अगर आपको कोई और अच्छा विभाग मिलता है तो उसमें आप जाएंगे तो बताएंगे कि नहीं हमें ये देखिए ऐसे ऐसे पता। तो ये सब कार्य किए। इसके बाद इसके समय की जो व्यवस्था थी, यानी जो शासन था वो कैसे चलता था, तो याद रखना शासन जो था, जो सल्तनत काल की मंत्रिपरिषद थी उसी तरह का था, यानी केंद्र में 4 मंत्री, और ये 4 मंत्री पता कैसे थे? पहला आपको बताया गया था कौन? दीवाने वजारत, इल्तुतमिश के समय बना वजारत, जो ये वित्त मंत्री होता था। फिर इसके बाद अब आप इल्तुतमिश के समय जाएंगे तो पता चल जाएगा। फिर इसके बाद एक होता था दीवाने रसालत, ये विदेश के मामले देखता था, यानी पड़ोसी राज्यों के या देशों के विदेश मंत्रालय देखता था। फिर इसके बाद एक होता था दीवाने इंसा, जिसको राजकीय पत्र व्यवहार का मंत्री कहते थे, पत्र व्यवहार का मंत्री कहते थे। फिर इसके बाद एक विभाग आगे चल करके, मैं इसे रेड से लिख रहा हूं क्योंकि उसी ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, यानी बलबन ने बनवाया, जिसको दीवाने अर्ज के नाम से जानते थे। ये सैन्य विभाग था, क्योंकि उसने जब चहलगानी का दमन कर दिया तो उसे एक सैनिकों की टुकड़ी चाहिए थी, तो सैन्य विभाग के लिए उसने अर्ज का गठन किया था। याद रखेंगे, इसमें कोटेशन लिख लेंगे बलबन। फिर इसके बाद इन तीनों के बारे में लिख लेंगे इल्तुत। देखिए, रिवीजन करते रहिए, अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो मजा आ जाएगी, एक एक चीज आपके दिमाग में बसती चली जाएगी। फिर चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस के हो, या स्टेट के कोई भी अच्छे एग्जाम हो, उन सब में आप बैठेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। याद रखेंगे, यही चीजें तो हैं जो हमें समझनी है। फिर इसके बाद में कहा जाता है इल्तुतमिश जब ये इतनी व्यवस्थाएं शेरशाह कर लेता है, फिर भी उसके समय की कुछ कमियां रहीं, जैसे उसने जो भूमि का मापन कराया, वो गज सिकंदरी से कराया, गज सिकंदरी से कराया। जब इससे माप कराता है तो कहा जाता है इस माप के लिए उसने महाशिलाना नामक एक कर लिया है। ध्यान रखेंगे, उसने महाशिलाना नामक एक कर भी लिया है। ये कर उसे महंगा पड़ गया। याद रखेंगे क्यों? क्योंकि किसानों को अभी तक इस तरह का कोई भी कर देना नहीं होता था। याद रखेंगे, इसी के लिए उसने जरीबाना और महाशिलाना कर लिए। महाशिलाना कर लिए और कुछ खास व्यवस्था बना नहीं पाया,
फिर इसके बाद में ये भूमि मापन के लिए कर थे, याद रखेंगे। फिर इसके बाद में उसका जो एक कॉन्सेप्ट और था वो जजिया को नहीं खत्म कर पाया, जजिया नहीं खत्म कर पाया। इतना जरूर रहा कि इसके समय मंदिर नहीं तोड़े गए, इसलिए इसको धार्मिक रूप से कट्टर शासक में नहीं गिना जाता था। तो अफगान, लेकिन कट्टर नहीं था, इसीलिए याद रखना इसको पूर्व का अकबर और आगे चल करके इसे मराठा सरदार शिवाजी से तुलना की गई, यानी मराठा शासक शिवाजी से भी इसकी तुलना की गई है। फिर इसके बाद में जब आप इसके बारे में इतनी सारी चीजें समझ गए तो जरा उसके कुछ और चीजों को देख लीजिए। कहा जाता है कि इसको जो रचना इसके समय की गई एक, वो अब्बास खां सरवानी द्वारा की गई, वो अकबर के शासनकाल में लिखी गई। इसके शासनकाल की जो रचना है तारीख़-ए शेरशाही, मैं इसको हटाए दे रहा हूं, याद रखना इस सब चीजों को। इसके समय की जो रचना है वो तारीख़-ए, यानी इसकी जीवनी, तारीख़-ए शेरशाही, या इसी को ही फतुहात-ए अकबर शाही कहा गया। याद रखेंगे इसको कई जगह तोहफत या तोहफा ए अकबर शाही भी लिखा मिलेगा। तोहफा ए अकबर शाही, तो याद रखेंगे ये जो रचना है ये तीनों एक ही रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे एक ही रचनाएं हैं। और इसकी रचना जो ये जीवनी है, याद रखना जीवनी ये शेरशाह की है और इसे रचा गया अकबर के समय। अकबर कितना अच्छा शासक रहा होगा कि अकबर के समय अब्बास खां सरवानी नाम के एक व्यक्ति ने इसकी रचना की है। कितना धार्मिक रूप से उदार शासक रहा अकबर, अकबर के समय देखेंगे। लेकिन यहाँ इसके बारे में समझ लीजिए कि अब्बास खां सरवानी ने इसकी एक आत्मकथा थी जिसको रचा है, ध्यान रहेगा। फिर इसके बाद में अब आपको देखना है कि आर.के. त्रिपाठी ने इसको कह दिया अकबर, और आर.के. त्रिपाठी ने ही इसकी तुलना कर दी है शिवाजी से। याद रखना एक आर.के. त्रिपाठी बहुत अच्छे महाराष्ट्र के बारे में लिखने वाले इतिहासकार हैं। आर.के. इनका नाम आप बार बार सुनेंगे क्योंकि मराठों के समय इनको बहुत बार सुनेंगे। मराठा इतिहास इन्होंने लिखा है बहुत बेहतर तरीके से। आर.के. त्रिपाठी ने कहा कि ये पूर्व का अकबर रहा है, यानी पूर्व का अकबर और इसके बाद इसी को ही उसने शिवाजी से तुलना की। याद रखना शिवाजी से तुलना की। इन्होंने इसकी तुलना की है, तो ध्यान रखेंगे इनको। इसके बाद ये शेरशाह सूरी रहा है, इसका मकबरा अगर आपको याद रखना है तो आपको बताया गया था कि सहसराम बिहार में इसका मकबरा बनवाया गया, और इस सहसराम बिहार में जो इसका मकबरा बना है वहीं पर इसके पिता का भी मकबरा बना है, यानी सहसराम लिख रहे हैं, लिख लीजिए सहसराम, ये बिहार में पड़ता है, यहां इसका मकबरा है, मकबरा है। इसको इतिहास में झील वाला मकबरा भी कहते हैं, याद रखेंगे झील वाला मकबरा। चारों तरफ से पानी है, यानी इसका मकबरा झील में बनाया गया। ध्यान रखेंगे ये जो मकबरा है इसको के.ए. निजामी ने
बताया कि अंदर से ये हिंदू रचना है और बाहर से मुस्लिम है। ध्यान रखना, इसी जगह सहस्राम में ही इसके पिता हसन का भी मकबरा है, पिता का भी मकबरा, याद रहेंगे। तो इस तरह करके ये था शेरशाह सूरी। फिर इसके बाद शेरशाह सूरी के बाद इसका पुत्र जो छोटा था इससे, वो गद्दी पर बैठता है। उसके बारे में अब आपको समझना है, ठीक है। तो मैं इसको हटाए दे रहा हूं। अब हम समझेंगे शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, शेरशाह के उत्तराधिकारी। शेरशाह के उत्तराधिकारी। अच्छा, शेरशाह के बारे में एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, जहां आपने शेरशाह को समझा है। शेरशाह ने मुद्रा भी चलाई है, यानी इसने चांदी का रुपया, चांदी का रुपया जो पुराने समय में घर खुदते हैं उनमें चांदी के कुछ सिक्के मिल जाते हैं, वो शेरशाह सूरी के समय के चलाए हैं। और इसने तांबे का दाम चलाया है, याद रखेंगे, तांबे का दाम। ये शेरशाह द्वारा चलाई गई मुद्राएं हैं, यानी शेरशाह ने इन मुद्राओं को चलाया है। इसके बारे में एक प्रश्न और समझ लीजिएगा, आपके मतलब का है, तभी बताया जा रहा है कि 1 रुपया बराबर 40 दाम होता था, ये याद रखना। यानी 1 रुपया अगर आप दोगे चांदी का तो 40 दाम आपको तांबे के मिल जाएंगे। अब इसके उत्तराधिकारियों पे जरा चर्चा कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला इसका उत्तराधिकारी यानी इस वंश का दूसरा शासक कौन बैठा, जिसका नाम था इस्लाम शाह। इसका एक बेटा तो आत्महत्या ही कर लेता है, कुतुब, और इस्लाम शाह गद्दी पर आ जाता है। इस्लाम शाह जब गद्दी, तो आपको देखना था यहाँ पर कि शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था, जो मूल नाम जलाल के नाम से जाना जाता था। वो गद्दी पर बैठता है। ये शेरशाह का छोटा बेटा था। बड़ा बेटा आपको पता है कुतुब जो था, उसने आत्महत्या कर ली थी। बताया था रायसेन के पूरनमल के खिलाफ जब सैन्य अभियान को किया गया तो वहां सैनिकों की हत्या करा दी गई, उसी में कुतुब मारा गया। ये बहुत ही एक तरह से इतिहास का योग्य शासक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इस्लाम शाह बहुत ही योग्य रहा। इस्लाम शाह, जिस योग्यता के कारण इसे आप पढ़ रहे हैं, और ये 1545 से गद्दी पर बैठता है और 1553 तक गद्दी पर रहता है, यानी 8 वर्षों के लिए गद्दी संभालता है। इस बीच में इतिहास में इसे योग्य शासक कहा गया है, समझ लीजिए, योग्य शासक। साथ ही साथ इसके बारे में कहा गया इसने अफगानों को सख्ती से नियंत्रित किया। अफगानों को सख्ती से नियंत्रित किया। खुद अफगान था और अफगानों के ऊपर सख्ती लगा रहा है। फिर इसके बाद में कहा गया इसने प्रति 1 कोस पर सराय स्थापित कराई। इसके पिता ने 2 कोस पर कराई थी। गरीबों को मुफ्त में भोजन कराता है, याद रखना, मुफ्त भोजन कराता है। अपने पिता की तरह ही इसने स्थानीय उत्तरदायित्व के नियम लागू किए। याद रखेंगे, स्थानीय उत्तरदायित्व का जो नियम था, स्थानीय उत्तरदायित्व का नियम अगर पूछा जाए इसे लागू किसने किया, लागू शेरशाह ने किया। लागू शेरशाह ने किया और इसको भी अपने पिता की तरह लागू करता है, यानी इस्लाम शाह भी अपने पिता की सारी नीतियों को लागू करता है।
इसमें स्थानीय उत्तरदायित्व के नियम को भी लागू करता है। जैसे मान लीजिए चोरी अगर भोपाल में हुई है तो भोपाल के एसपी को और उसके कलेक्टर को बुलाया जाता था ऑफिस में, कहा जाता था तुम्हारे क्षेत्र में चोरी हुई है, अब तुम इसकी भरपाई करोगे, यानी चोरी की जितनी भी रकम है वो अब तुम भरोगे, जिसके घर में चोरी है उसको तुम अपना पैसा है वो दोगे। तो इस तरह करके अब सबके मन में एक डर बैठ गया है, जो पुलिस है या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके मन में एक डर बैठ गया कि अब चोरी नहीं होनी चाहिए। बहुत सख्ती थी, बहुत सख्त शासन व्यवस्था थी, केंद्र की तरह चारों मंत्री इसके दरबार में थे। तो इस तरह करके शेर खान ने जो स्थानीय उत्तरदायित्व का नियम था वो लागू किया था और इसके बेटे ने भी सेम वैसे ही काम किया। फिर इसके बाद में इसने दार्शनिक आधार पर या दशमलविक आधार पर सेना गठित की, ये इसका पिता से हट के नियम था। याद रखेंगे, दशमलव आधार पर सेना गठित की। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ जाएगा तो पूछा जाएगा कि बताइए किसने, ऐसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से वाक्य इस्लाम शाह के बारे में सही है। नीचे दिया होगा उसने एक कोस पर सराय बनवाई, उसने इस अफगानों का सख्ती से नियंत्रित किया, उसने दशमलव आधार पर सेना बनाई, या उसने क्या किया, मुफ्त में भोजन कराया। फिर एक ऑप्शन दे देगा कि उसने जो ये नीति थी कौन सी, जो अभी पढ़ी थी स्थानीय उत्तरदायित्व की नीति को लागू किया है, शुरू किया, ऐसे दे देगा। शुरू किया, लागू तो किया ही था, शुरू किया तो शुरू नहीं किया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरह करके जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं जब आपके सामने आएंगे तो आप श्योर है कर पाएंगे अच्छे से, वही मैं आपसे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना हर चीज को, इसलिए सब पॉइंट बताए जाते हैं कि आप अच्छे से इनके उत्तर लिख सके। तो इस तरह करके इसने अपना शासनकाल किया। दशमलव आधार पर सेना गठित करना ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था। शुरू किसने किया इस व्यवस्था को? शुरू किया इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल की व्यवस्था थी, बहुत उम्दा व्यवस्था कही गई, ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था। क्या था ये दशमलव आधार पर सेना गठित किया जाना? इल्तुतमिश ने एक कल्ब नाम की सेना बनाई थी दोआब के क्षेत्र के लिए, सैन्य टुकड़ी थी। याद रखना इसमें होता था सबसे पहला अधिकारी जो होता था वो सर ए खैर कहलाता था। याद रखना सर ए खैर, इसके अधीन जो होते थे 10 घुड़सवार होते थे, घुड़सवार। आज के बाद आज दशमलव आधार पर सेना गठित किया जाना कभी नहीं भूलेंगे। दशमलव तब लगता है जैसे मान लीजिए 1 के बाद दशमलव लग गया और 0 बढ़ गया या कुछ भी मान लीजिए संख्या आ गई, 1 आ गया, तो ये जो दशमलव हटता था नीचे 10 आ जाता था। फिर इसके बाद अगर एक संख्या और बढ़ गई तो नीचे एक और 0 आ जाएगा, एक संख्या और तो एक 0। तो इस तरह करके ये जो सिस्टम था दशमलव आधार पर सेना गठित किया जाना, वो किसने शुरू किया है? वो अभी देखना आप कैसे शुरू करता है। यानी ये 10-10 का मल्टीपल में होता था। ये जैसे ऊपर की संख्याएं बढ़ती थी वैसे वैसे क्या होता था, 10-10 का क्या होता था, एक तरह से मल्टीपल बढ़ता जाता था। तो सेम यही है सर ए खैर। इसके बाद जो दूसरा आता था सर ए खैर के बाद में उसे सिपह सालार कहा जाता था। सिपह सालार, सिपह सालार के बारे में आपको पता होगा, ये ऐबक की एक उपाधि भी थी। फिर सिपह सालार के बाद आता था कौन? मलिक। सिपह सालार के बाद आता था अमीर। याद रखना, इस अमीर के बाद आता था मलिक, और मलिक के बाद आता था खान, और खान के बाद आता था सुल्तान। इस तरह करके जो सेना गठित की जाती थी वो थी दशमलव आधार पर। सर ए खैर के अधीन 10 घुड़सवार थे। जब आप सिपह सालार के पास जाओगे तो इसके पास 10 सर ए खैर होते थे। याद रखना, इसके पास 10 सर ए खैर होते थे, यानी 10 के 10 घुड़सवार लेकर के आता था। फिर अगर अमीर के पास आओगे तो इसके पास 10 सिपह सालार, और मलिक के पास जाओगे तो 10 अमीर, और खान के पास जाओगे तो 10 मलिक होते थे। अगर सुल्तान के पास जाओगे तो इसके पास 10 खान होते थे। याद रखना, 10 खान। जब 10 खान इसके दरबार में हो जाते थे तो वो सुल्तान बन जाता था। तो इस तरह करके दशमलव आधार पर सेना गठित की। ये किसने किया? ये किया काम इस्लाम शाह ने, जो अपने पिता से हट करके था। इस तरह करके उसने सारी व्यवस्था को लागू किया, लेकिन कुछ खास समय तक वो रहा नहीं।
फिर इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी यानी इस्लाम का उत्तराधिकारी याद रखना, इधर मैं लिखे दे रहा हूं, इस्लाम शाह सूरी का उत्तराधिकारी। इस्लाम शाह सूरी का उत्तराधिकारी उसका बेटा, याद रखना बेटा, बना सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी। इसे इतिहास में पढ़ा जाता है 1553 से 55 के बीच में। इसके समय की घटना बस इतनी है कि इस्लाम शाह का साला और इसका मामा, याद रखना मामा, मुबारिज खां, याद रखना मुबारिज खां पूरी शक्तियां अपने हाथों में ले लेता है और इसने एक उपाधि धारण की है, उसका नाम है आदिल शाह। इन्हीं दोनों के समय, याद रखना इन्हीं दोनों के समय हेमू जो था वो प्रधानमंत्री बना था। इसी के समय हेमू पीएम था। इसका अकबर से युद्ध होता है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556। अभी आप अकबर के समय देखेंगे। तो इस तरह करके मुबारिज खान और हेमू जो थे, इन्होंने आगे चल करके सत्ता संभाली और अकबर से इन्हीं का युद्ध होता है 1556 में। सबको पता है, आप सब जानते हैं कि कैसे जो सरहिंद की लड़ाई हुई थी उसमें ये सब खत्म हो गए थे, यानी सिकंदर शाह और इसके जितने भी सैनिक थे। ये जो मुबारिज खां आदिल शाह के नाम से बैठा था और हेमू, इन्होंने ही आगे चल करके युद्ध लड़ा है। किससे? ये युद्ध लड़ा है इन्होंने अकबर से, जिसे पानीपत की द्वितीय लड़ाई के नाम से जानते हैं। तो शायद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस तरह सूरवंश का अंत हो जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस्लाम शाह के समय एक घटना और लिख लीजिएगा, क्योंकि आप सब लिख चुके हैं। इस्लाम शाह के समय ये हेमू हुआ करता था। हेमू जो था, हेमू और टोडरमल इस समय भी था। ये सभी किसके समय थे? हेमू और टोडरमल इस्लाम शाह के समय। इसके दरबार में मंत्री थे, याद रखना। इनका उल्लेख जो होता है वो शेरशाह सूरी के समय होता है, टोडरमल का, लेकिन हेमू का पहली बार उल्लेख यहीं पर होता है। तो पहला उल्लेख हेमू को अभी पढ़ेंगे तो उसका पूरा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि अकबर से युद्ध हुआ है, पहला उल्लेख। और टोडरमल का भी आपको पूरा विवरण पढ़ना है, क्योंकि टोडरमल अकबर के क्या थे? 9 रत्न थे। तो इनके बारे में पूरे डिस्कशन होंगे। अगर यहाँ आपसे मिस भी होता है तो हम इसके ऊपर पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो कोई समस्या नहीं आने वाली। लेकिन जो इसकी मूल बातें थी वो हमने सीख ली, बस इतना ध्यान रखना। टोडरमल और हेमू प्रशासनिक रूप से इसी के दरबार में, इस्लाम शाह के दरबार में नियुक्त हुए थे। शेरशाह के समय ये सिर्फ उपस्थित थे, ध्यान रखना। तो इस तरह करके सूरवंश जो था, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो था आप समझ गए। ये था सूरवंश और इसका पूरा कलेवर। अब इतना आप तैयार कर लीजिए सूरवंश के बारे में, आपका कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा। प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होंगे, ऐसा उम्मीद की जा रही है। फिर आप जबरदस्त मेहनत करिए, एक एक पॉइंट को तैयार करिए। अगले क्लास में हम लोग अकबर को देखेंगे। अकबर बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। अकबर को समझ गए, पूरा मुगल वंश समझ जाएंगे, और मुगलों को समझना है तो अकबर को समझना है, ध्यान रखेंगे। तो इतना तैयार करिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओके, बेस्ट ऑफ लक।